हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है लिटरेरी थ्योरीज़ की। ये हमारी सीरीज़ नंबर 3 है जिसका नाम है मार्क्सिज्म। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी, सबसे पहले उसका नाम था फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म और सेकंड सीरीज़ थी स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियोज़ भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सीरीज़ नंबर 3 है मार्क्सिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे हु वॉज कार्ल मार्क्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स एक 19th सेंचुरी फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी थे, जिनका जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी में लॉ एंड फिलोसफी पर स्टडी की। हीगल नाम के फिलोसोफर की फिलोसफीज़ में उनका अच्छा खासा इंटरेस्ट था। अब उन्होंने सोचा कि फ़िलोसफी से बाहर निकल के थोड़ा प्रैक्टिकली भी कंसर्न दिखाना पड़ेगा खुद का, सोसाइटी को लेकर एंड इकोनॉमिक्स को लेकर। और उनका जो मेनली इंटरेस्ट था टू डू समथिंग फॉर द सफरिंग्स ऑफ द वर्किंग क्लास ही ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये जो दौर चल रहा था वो था द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, और इस दौरान यूरोप जो था वो बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ दौड़ रहा था, जिसकी वजह से 2 क्लासों में बहुत बड़ा गैप आ चुका था। और वो 2 क्लासेस कौन सी थी? बर्जियोजी एंड प्रोलेटेरिएट। बर्जियोजी का मतलब होता है जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे और कैपिटलिस्ट थे, और प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है जो वर्किंग क्लास थी, जो कि लेबर थी। अब कार्ल मार्क्स को जो इतना बड़ा गैप था सोसाइटी में, इतनी क्लास के दरमियान इतना बड़ा गैप, वो उनसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि जो लेबर क्लास है वो इतनी मेहनत करे, जो प्रोलेटेरिएट हैं वो इतनी ज़्यादा मेहनत करे, इतना काम कर रहे हैं और उनको बदले में कुछ पैसे मिल रहे हैं। और उसी तरफ देखा जाए, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं जिन्हें बर्जियोजी कहा जा रहा है, वो बिना फिज़िकल हार्ड वर्क के इतना मोटा अमाउंट जो है अपनी तरफ कर ले रहे हैं। अब वो इन लोगों के लिए क्या करें? फिर 1844 की बात है जब उनकी मीटिंग होती है फ्रेडरिक एंगल से। ये दोनों पेरिस में मिलते हैं। एंगल जो था वो एक वेल्दी जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था तो उसका खुद का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था वर्किंग कंडीशंस देखने में फैक्ट्रीज़ की, और वहाँ पे जिस तरह से लेबर क्लास वर्क करती है, जिस तरह से प्रोलेटेरिएट वर्क करते हैं, उनकी कंडीशन से फ्रेडरिक एंगल्स बहुत अच्छे से वाकिफ़ था। और एंगल्स ने पहले ही कुछ वर्क्स अपने पब्लिश कर चुके थे, क्रिटिसाइजिंग कैपिटलिज्म एंड द प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास। जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जब एक ही सोच रखने वाले कुछ लोग मिलते हैं तो उन लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसी तरह इनकी भी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई। और फिर उन्होंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया, मिल के इन लोगों ने काम करना शुरू किया, मिल के लिखना स्टार्ट किया। कार्ल मार्क्स को एंगल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली भी एंड फाइनेंशियली भी उन्होंने मार्क्स को सपोर्ट किया। अब मार्क्स एंड एंगल्स जो थे वो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए थे। 1847 में उन्होंने एक छोटा सा इंटरनेशनल पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था द कम्युनिस्ट लीग, which was dedicated to the idea of a classless society। तो ये जो लीग थी वो एक अपनी पहचान बनाना चाहती थी कि उनकी जो कम्युनिस्ट लीग है उसका आखिर मोटिव क्या है, और इस मोटिव को पूरा करने के लिए उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स को एक मैनिफेस्टो लिखने को बोला उनकी मूवमेंट के लिए। तभी उन दोनों ने मिलकर एक वर्क लिखा जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलके वर्क लिखना स्टार्ट किया जो कि ख़त्म हुआ 1200 वर्ड्स के साथ, जिसको उन्होंने टोटल मेन 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। फर्स्ट उनका सेक्शन था बर्जियोजी एंड प्रोलेटेरियंस, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, जिसमें उन्होंने बताया कि थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी अगर हिस्ट्री देखा जाए, हमारी जो सोसाइटी है, मतलब स्टोरी वगैरह को हटा करके अगर सोसाइटल रिव्यू देखा जाए तो उसमें क्या है, 2 तरह के लोग दिखे हैं। फर्स्ट है ऑप्रेसर, सेकंड है ऑप्रेस्ड, यानी कि एक है शोषण करने वाला और दूसरा जिसका शोषण हो रहा है, जैसे कि मास्टर एंड स्लेव,
एंड लॉर्ड्स एंड सर्फ्स। अब हिस्ट्री से ही एग्जांपल्स ले करके उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो है उसमें प्रूफ के साथ आर्गुमेंट किया है बिटवीन द बर्जियोसी एंड एक्सप्लॉइटेड प्रोलिटेरिएट। जैसे कि जितने भी किंग्स आए, जितने भी रूलर्स आए, उन्होंने फाइट करी और एक एरिया उनके अंडर आ गया जिस पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। और फिर वो लोग वेल्दी भी बहुत होते थे, ठीक है, और उनकी वेल्थ ही उनको अलाउ करती थी एक उनकी जो समाज होती थी उस पे रूल करने के लिए। अगर वो वेल्दी नहीं होते तो फिर वो रूल भी नहीं कर पाते लोगों पर। सो इससे ये समझ में आता है जो वेल्दी होते थे वो गरीबों पे रूल करते हैं, और सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि वेल्दी हैं। वेल्थ फॉर द फ्यू एंड पॉवर्टी फॉर द मैनी। ये सिर्फ उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया अपनी जो बात है उसको सही साबित करने के लिए। और लेकिन जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी वो थी द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से एक एक्सप्लॉयटेशन जो था वो देखने को ज़्यादा मिल रहा था। अब सेकंड सेक्शन था प्रोलिटेरियंस एंड कम्युनिस्ट। अब जो प्रोलिटेरियंस है वो किस तरह से समझें कि कोई है जो उनके लिए बात रख रहा है। सो इसी वजह से उन्होंने दोनों ने एक अच्छी से आउटलाइन की अपने सेक्शन, और ये बताया अपना रिलेशन बताया बिटवीन कम्युनिस्ट एंड द वर्किंग क्लास, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो प्रोलिटेरिएट की मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है उन्होंने जितना भी अब तक कमाया वो सारा उनके मरने के बाद उनके बच्चों को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब उनका हो जाता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग था कि अगर कोई भी है उसने जितना भी अपनी लाइफ में अर्न किया है वो उसके मरने के बाद सोसाइटी में डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उसने मेहनत की थी। अब अगर उसके बच्चे को भी कमाना है तो वो खुद भी मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर सकता है, ना कि अपने जो अब्बा और उनके ख़ानदान है उनके पैसों पे रूल करे। वो जितना वो मेहनत करेगा उतना ही खुद कमाएगा। सेकंड उनका ओपिनियन था कि जितना भी अगर कोई कमा रहा है जो कैपिटलिस्ट है, जो कि फैक्ट्री ओनर है, वो इक्वली डिवाइड करे उस अमाउंट को बिटवीन द लेबर्स, अमंग द लेबर्स। उस अमाउंट को इक्वली डिवाइड करे, ना कि पूरा पैसा खुद खा जाए और कुछ हिस्सा उसका लेबर्स को दे। अभी के लिए सबसे बेहतर एग्जांपल होगा इसका जैसे वाटर प्लांट है। अब वाटर प्लांट किसी ने भी इस्टेब्लिश कर लिया एक लैंड लेकर के, और जो पानी जो वाटर केन्स होती है वो सप्लाई करते हैं जो लेबर्स होते हैं, और वो फ्लैट्स में ऊपर जा कर के पानी दे रहे हैं, इतनी भारी केन उठाती लेकर जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कम पैसे उन्हीं को मिल रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क वो कर रहे हैं। और जिसने वाटर प्लांट लगाया है उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, उसको तो बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी, क्योंकि उसने उसमें पैसा लगाया है। सो ये एक बेटर एग्जाम्पल है आज के टाइम पे। और बाकी तो इतनी सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें आप लोगों ने कभी देखा होगा या सुना होगा कि लेबर्स कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जो इनकम जनरेट होती है वो होती है फैक्ट्री ओनर की। थर्ड पॉइंट था उनका सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लिटरेचर का। उस टाइम पे जो दूसरे सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, तो उनसे अपने आप की पहचान अलग बताने के लिए कि हम किस तरह से अलग हैं, इसी वजह से उन्होंने ये सेक्शन लिखा, ये बताने के लिए कि उनके आइडियोलॉजीज़ अलग हैं, उनको हाईलाइट किया, उनके गोल्स को हाईलाइट किया, और किस तरह से वो इस पे काम करना चाहते हैं वो सब उन्होंने बताया। फोर्थ पॉइंट था उनका पोजीशन ऑफ द कम्युनिस्ट इन रिलेशन टू द वेरियस एग्जिस्टिंग अपोजिशन पार्टीज, जिसमें उन्होंने सारे वर्कर्स जो थे, जितने भी प्रोलिटेरिएट थे, उन सबको एक होने के लिए बोला और आवाज़ उठाने के लिए बोला, अपने हक के लिए लड़ने को बोला, अपना हक मांगने के लिए बोला। मतलब जैसे कि कैपिटलिस्ट थे जिस तरह से उनको ऑप्रेस कर रहे थे उसके लिए आवाज़ उठाने को बोला। जिसके लिए उन्होंने एक लाइन लिखी है इसमें, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। अब हम बात करते हैं उन्होंने किस तरह से अलग अलग लोगों को डिफरेंट क्लासेस में आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले उन्होंने तो बर्जोजी की बात की है, जिसका मतलब है अपर मिडिल क्लास लोग, मर्चेंट क्लास लोग, कैपिटलिस्ट, ठीक है। फिर दूसरी उन्होंने बात की है प्रोलिटेरिएट, यानी कि लेबर क्लास, जो बहुत ही पुअर है सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक टर्म कॉइन की है जिसका नाम है पेटिट बर्जियोसी, ठीक है। इसका मतलब है लोअर मिडिल क्लास, मतलब ऐसे लोग जो कि अपना काम भी कर रहे हैं और लेबर भी रखिए, लेकिन
ज़्यादा पैसे ना खर्च हो, अपने पैसे बचाने के लिए खुद भी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है लंपर प्रोलिटेरिएट। लंपन प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है एक ऐसी क्लास जिसको मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, प्रोग्रेस से, रिवॉल्यूशन से। जैसे कि इसमें आ गए क्रिमिनल्स, अनएम्प्लॉयड पीपल और जो कि बैगर्स होते हैं वो, ठीक है, और होमलेस लोग हो गए, और जो पेशे से ही क्रिमिनल होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सोसाइटी के प्रोग्रेस से लेकर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी ज़िंदगी जीते। फिर आते हैं हमारे लैंडलॉर्ड, ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह है और वो ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी, एलिनेशन। यहाँ पे मार्क्स का मतलब है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, वर्कर्स जो भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, कोई सपोज़ एक सोप बन रहा है, एक साबुन बन रहा है, तो जो लेबर्स है वो वहाँ पे साबुन बना रहे हैं, ठीक है, और सेल कौन कर रहा है, जो कि फैक्ट्री ओनर है वो सेल कर रहा है। अब इसमें जो सारा जो एक क्रिएटिविटी है वो लेबर की है, जो हार्ड वर्क है वो लेबर का है। लेकिन जो गैप आ रहा है इन दोनों के दरमियान, जैसे कि बनाया लेबर ने लेकिन उसका कोई वास्ता ही नहीं है उस प्रोडक्ट से, उसने अपने मालिक के लिए बनाया जो कि मालिक ने सीधे उठा के सेल कर दिया, तो इस गैप को एलिनेशन कहा जाता है। एक और बात इसमें आती है कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, ये एनकरेज कर रहा है कंपटीशन अमंग वर्कर्स, कि किस तरह से वो जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए और वेजेस के लिए, मतलब सैलरी अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की अलग अलग सैलरी होती है। तो कैपिटलिज्म की वजह से लोगों में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ कम्युनिज्म की। तो सबसे पहले हम प्रॉस की बात करते हैं। इकोनॉमिक इक्वलिटी है, अगर कार्ल मार्क्स के थ्रू देखा जाए, तो उनकी नज़रों से देखा जाए, तो इससे क्या होगा, जो क्लास डिवीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। सारे लोग जो हैं उनकी पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, सब इक्वल हो जाएंगे, ना कि सिर्फ कुछ लोग बहुत अमीर होंगे और बाकी सारे लोग लेबर होंगे या गरीब होंगे। सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट। कार्ल मार्क्स और एंगल्स चाहते थे कि जितने भी लोग हैं उन सभी को काम मिले। थर्ड पॉइंट है बेसिक नीड्स मेट, यानी कि सभी लोगों को उनका अपना घर मिलना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कलेक्टिव वेलफेयर, जिसका मतलब है जो सारे लोग हैं वो एक कंपटीशन के साथ काम नहीं करें, वो एक पर्सनल गेन के साथ काम ना करें, बल्कि एक कॉमन गुड जो उनका एक मेन मोटिव होना चाहिए, एक कॉमन गुड, ना कि उनका पर्सनल गेन। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये लास्ट पॉइंट है। इसका मतलब है एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होना चाहिए जिसका मेन फोकस होना चाहिए इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स पर, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सिस्टम, जिसकी वजह से जो पूरी कंट्री है उसमें बहुत रैपिड डेवलपमेंट होगा। ये सब सुनने में बहुत ज़्यादा यूटोपियन टाइप लगता है। चलिए अब देखते हैं कॉन्स ऑफ कम्युनिज्म। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कम्युनिज़्म को सपोर्ट करते हैं या नहीं, और अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या डिसएडवांटेज आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं कम्युनिज़्म के। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है लैक ऑफ इंसेंटिव। जब सब कुछ बराबर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी एम्प्लॉयर्स के दरमियान, इससे क्या होगा, जो भी अच्छा करेगा या बुरा करेगा, इसमें किसी को ना ही इंसेंटिव मिलेगा ना ही प्रमोशन होगा। लोगों के माइंड से जो एक कंपटीशन होता है खुद को आगे बढ़ाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग वर्कर्स। सेकंड हमारा डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड ब्यूरोक्रेसी। अगर एक ही कम्युनिटी मिल के कोई भी स्टेट को चलाएगी, एक हद तक तो वो ठीक चलेगी, लेकिन जैसे जैसे उसमें करप्ट लोग जुड़ते चले जाएंगे, उससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको भी अब्यूज़ किया जा सकता है। यानी कि अगर हम कैपिटलिस्ट की तरफ से देखें तो कोई भी
ज़्यादा इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो उसका माइंड है, वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क भले ही वो फिज़िकली नहीं कर रहा है लेकिन मेंटली कर रहा है, अपने आप को एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचाने के लिए। अगर यही उसका जो अमाउंट है वो लोगों के दरमियान बँट जाएगा तो फिर वो उतनी मेहनत क्यों करेगा? सो कंपटीशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा सबके दरमियान, और जो लेबर क्लास है वो काम करना ही बंद कर देगी क्योंकि उन्हें तो बैठे बिठाए मिल जाएगा। और इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो इक्वल प्रॉपर्टी अगर सबको मिल भी गई, सबको पता है कि आज ये प्रॉपर्टी उनके पास है और नेक्स्ट टाइम वो किसी और के पास, मतलब उनके मरने के बाद किसी और के पास चली जानी है, तो फिर प्रॉपर्टी का प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन होगा, ना कि उसको सजा के संवार के अच्छे से रखा जाएगा। उसको पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा, उसका ध्यान ही नहीं रखा जाएगा। और कम्युनिज़्म एक फेलियर की तरह से देखा गया है हिस्ट्री में। जैसे कि बहुत सारी कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी इकोनॉमीज़ को लेकर के, क्योंकि इसको फॉलो की वजह से जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिक्लाइन हो रहा था। फैमिन्स आ गए थे, वहाँ पे कोलैप्स हो रहे थे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगी कि कंडीशंस इन कंट्रीज दैट ऑप्टेड फॉर कम्युनिज्म, जिन्होंने कम्युनिज्म को ऑप्ट किया था। सबसे पहले है सोवियत यूनियन। स्टार्टिंग में तो जो यूएसएसआर है उसने एक्सपीरियंस किया एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिकेम अ ग्लोबल सुपर पावर, है ना। सुपर पावर थी सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? also faced severe repression, economic inefficiencies, and eventually collapsed in 1991 due to economic stagnation, पॉलिटिकल करप्शन एंड पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन। क्योंकि ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं, एक ही विचारधारा की योजना को मानने वाले लोग जब जुड़ते हैं तो उनका मकसद अपनी जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए हो सकता है वो बाहर से तो दिखा रहा है कि हाँ हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एक करप्ट इंसान भी हो सकता है। सो इसी वजह से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है एक किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड कंट्री का ऑप्शन जो एग्जांपल है वो है चाइना। चाइना जो है वो अभी तक एक कम्युनिस्ट स्टेट है और वहाँ पे ये अभी तक कायम है। दिस हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, बट द गवर्नमेंट मेंटेन्स स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल एंड लिमिट्स फ्रीडम्स। बाकी एग्जाम्पल्स है क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी। कम्युनिज्म तो अच्छे से चल रहा है वहाँ, लेकिन वहाँ पे क्या है, लैक ऑफ फ्रीडम है, जिसकी वजह से उन्होंने शिफ्ट कर लिया डेमोक्रेसी पर। सो अब ये सब हमने समझ लिया अच्छे से कि कम्युनिज़्म होता क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समझ लिया। ये जितनी भी सोशियोलॉजी का पार्ट है वो हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हैं। अब लिटरेचर में इसका क्या काम है? अब क्योंकि ये लिटरेरी थ्योरी है, ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। आप कोई भी रीडर है, अगर वो स्ट्रक्चरलिस्ट है तो वो किसी भी वर्क का स्ट्रक्चर देखेगा, स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट देखेगा, ठीक है। न्यू क्रिटिक्स हैं और फॉर्मलिज्म है, वो उस वर्क को उस तरीके से देखेंगे। अब लेकिन जो मार्क्सिस्ट हैं वो क्या करेंगे, कोई भी अगर हम वर्क पढ़ रहे हैं उसकी क्लोज रीडिंग करेंगे, उसका सोसाइटल बैकग्राउंड देखने के लिए, उस टाइम पे जो भी क्लास स्ट्रगल चल रहा था वो देखने के लिए, उस वर्क में आइडियोलॉजी क्या निकल के आ रही है। जैसे कि लिटरेचर में क्या होता है, मार्क्सिस्ट जो थे वो देखना चाहते थे कि किस तरह के आइडियोलॉजीज़ की बात की जा रही है वर्क में। जैसे कि जो हार्ड वर्क है वो ऑलवेज़ लीड्स टू सक्सेस, ये हमें पता चलता है कोई भी एक वर्क पढ़ के। और ये वाली जो थॉट है दैट हार्ड वर्क ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, तो मार्क्सिस्ट कहते हैं, इससे हमें पता चलता है किस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को, जिसके वो अगेंस्ट थे। रिवॉल्यूशन एंड चेंज दिखाया गया है बहुत सारे नॉवेल्स में। अभी मैं आपको उसके भी एग्जांपल्स दूंगी कि अगर कोई भी कैरेक्टर है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज आते हैं उसके स्टेटस को लेकर के, तो वो किस तरह से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और एक अपने आप का बेटर वर्जन निकाल के खुद को प्रूव करता है। एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस का नॉवल अ क्रिसमस कैरोल। अब क्रिसमस कैरोल में जो दो मेन कैरेक्टर थे वो थे एबेनेज़र स्क्रूज का, जो कि बर्जूजी था और एक वेल्दी मैन था, और जो क्रैचेट था वो प्रोलिटेरिएट था।
तो वो कितना ज़्यादा सेल्फ़िश था, जो एबेंज़र था वो कितना ज़्यादा सेल्फ़िश था, और इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है। तो यानी कि हमें इसमें समझ में आ रहा है कि कितना क्लास डिफ़रेंस था उस टाइम पे। फिर चार्ल्स डिकेंस का ही है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इसमें भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक छोटा बच्चा है, उसने इतना स्ट्रगल किया एंड एट लास्ट उसको कुछ ऐसा उसने कर दिखाया, अपने आप को प्रूव कर दिया। लेकिन थ्रू आउट द नॉवेल इसमें किस तरह से बताया गया है कि जो वेल्दी लोग हैं, जो कि बर्जोसी हैं, वो किस तरह से इंडिविजुअल्स को करप्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाय जैन ऑस्टन एंड द ग्रेट गैट्सबी बाय फिट्जजेराल्ड, लेस मिजरेबल बाय विक्टर ह्यूगो, वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे, द ग्रैप्स ऑफ रेथ बाय जॉन स्टीनबैक। सो इन सभी वर्क्स में आप लोगों को क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। सो ये सारे मेन पॉइंट्स थे एक मार्क्सिज्म को लेकर। इसमें हमने जो कार्ल मार्क्स है उनका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, फिर वो किस तरह से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे आए वो भी पढ़ लिया, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मार्क्सिज्म पढ़ लिया, और लिटरेचर में इसका क्या हमें यूज़ देखने को मिलता है तो वो भी हमें समझ आ गया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अब हम